एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रियू स्योंगो को सैंडल फेंक कर रोकती है और पूछती है कि अभी जो तुमने कहा उसका मतलब क्या था। स्योंगो से सैंडल पहनाता है, फिर उसे बताने ही जा रहा होता है कि तभी यहाँ पे रियू का एक्स फियांसे जुन आ जाता है। उसे यहाँ देखकर रियू और स्योंगो दोनों ही शॉक्ड होते हैं। रियू उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। जुन कहता है कि तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। ये सुन स्योंगो तो गुस्से में उसकी ओर मुड़ता है। जुन उसे देखते ही हाय कहता है और स्योंगो से पूछता है कि तुम अचानक यहाँ क्यों आए हो। जुन कहता है क्या मतलब। तो स्योंगो कहता है कि तुम्हें मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर रियू का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। जुन रियू का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी रियू के मॉम डैड भी उधर से ही आ रहे थे। जुन को देखकर उसके डैड उसे मारने ही जाते हैं और मॉम उन्हें रोकती है, वरना फिर से उनकी नेबरहुड में ये वाली भी बात फैल जाती। डैड तो जुन पे गुस्सा करते ही जा रहे थे, इसलिए मॉम पहले डैड को घर भेजती है, फिर स्योंगो को अपने घर भेजती है, फिर रियू और जुन को घर ले आती हैं, जहां जुन को अच्छे से बिठालकर खाना खिलाती हैं, जो देखकर डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर स्योंगो तो उनके घर के बाहर ही टहल रहा था, अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे मोयम देख लेती है और उसे अंदर चलने को कहती है। तो स्योंगो बताता है कि एक बिन बुलाया मेहमान आया हुआ है, रियू का एक्स फियांसे जुन। ये सुनकर मोयम को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है चलो अंदर चल के उसकी पिटाई लगाते हैं। उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ वापस आने की। स्योंगो कहता है कि तुमसे ज्यादा तो मेरा उसे मारने का मन कर रहा है। इधर मॉम उसे खाना खिलाने के बाद दोनों को सामने बिठाकर सवाल जवाब करती हैं। वो पूछती हैं क्या रियू ने तुम्हें चीट किया है। जुन कहता है नहीं। मॉम कहती है बस मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। फिर रियू की मॉम एक डंडा उठाकर उसे मारने लग जाती है। रियू और उसके डैड भी मॉम को नहीं रोक पा रहे थे। रियू जुन को बाहर निकालती है। इधर स्योंगो और मोयम कन्वीनियंट स्टोर में ड्रिंक कर रहे थे। मोयम उससे कहती है कि चलो उसे जाकर पीटते। स्योंगो कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, मैं कौन होता हूँ उसे मारने वाला। मोयम कहती है तुम रियू के मॉम के फ्रेंड के बेटे हो और रियू के बचपन के फ्रेंड हो। स्योंगो कहता है वही तो प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ फ्रेंड हूँ। मोयम कहती है कि फ्रेंड्स ही तो लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्त ही तो होते हैं जिनके साथ हम खुशी और गम बांटते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं। स्योंगो कहता है मेरी वजह से उसे और ज्यादा दुख पहुंचेगा। अब मोयम उसकी बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कहती है कि तुम और कब तक ऐसे ही लूजर बने रहने वाले हो। रियू को बता क्यों नहीं देते। जो सुन स्योंगो शॉक्ड हो जाता है, उससे पूछता है कि तुमने मेरा लेटर पढ़ा था। मोयम कहती है हाँ, और मुझे हाई स्कूल टाइम से ही पता था कि तुम उसे पसंद करते हो। स्योंगो कहता है तुमने उसे बताया तो नहीं। मोयम कहती है नहीं, मैं क्यों बताऊं, तुम्हें उसे बताना चाहिए, तुमने ही तो लेटर को दफना दिया था। अगर अपनी फीलिंग्स उसे बताओगे नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा, और इससे सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। एक तरफा प्यार में फंस कर रह जाओगे और अगर देर हो गई तो मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर जुन रियू को बताता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आई एम सॉरी। तुम्हारी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है, बेसिक चीजें तक नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रियू कहती है ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये सब इतने साल साथ रहने का इफेक्ट है, जो एक हैबिट बन चुकी थी, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए आई होप कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती, पर वो घर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो रात को मोयम के घर ही रुक जाती है, जहाँ मोयम उससे पूछती है कि तुमने जो पिछली बार कहा था क्या अब भी वो वैलिड है। जिस दिन स्योंगो ने रियू को ये कहते हुए सुना था कि वो अब भी अपने एक्स से प्यार करती है। थोड़े टाइम पहले रियू और मोयम में बात हुई थी। मोयम ने जब उसके एक्स के बारे में पूछा था, रियू ने बताया था कि उसे उनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स पसंद, साथ में अच्छी मेमोरीज हैं, लेकिन कुछ रिलेशनशिप सही नहीं होते, उससे बाहर निकलना ही अच्छा होता, इसलिए मैं उसे भूलकर मूव ऑन करने की कोशिश करूँ। मोयम रियू से पूछती है क्या ये बात अब भी वैलिड है। रियू कहती है हाँ, मैं दोबारा कभी उसके साथ नहीं रहना चाहूँ। जो सुन मोयम को रिलीफ होता है और सोने लग जाती है, पर रियू को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो स्योंगो के बारे में ही सोच रही थी, इवन उसे कॉल करने के बारे में भी सोच रही थी। इधर स्योंगो भी रियू का ही नंबर देख रहा था और दोनों में से कोई भी सामने से कॉल नहीं करता। नेक्स्ट डे रियू के मॉम डैड जिन के बारे में ही बात कर रहे थे। मॉम का तो गुस्सा शांत हो गया, उन्हें तो ये भी लग रहा था शायद जुन सच में अभी भी रियू से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे मनाकर वापस ले जाने आया। तब तो रियू के लिए भी अच्छा ही होगा ना, लेकिन डैड तो उसके सख्त खिलाफ थे। तभी रियू की मॉम के फोन पे जुन का मैसेज आता है। मैसेज देखने के बाद मॉम रियू के रूम में जाती है। रियू को ऐसे कैजुअल कपड़े पहने हुए देखती है, क्योंकि वो थोड़ी ही देर में बाहर जाने वाली होती है, इसलिए मॉम उससे कहती हैं कि ऐसा ड्रेस पहनकर बाहर कौन जाता है। ये बोलकर वो उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस निकालती हैं, उसे थोड़ा अच्छे से मेकअप वगैरह भी करने के लिए कहती हैं। रियू को कुछ तो गड़बड़ लगती है, पर वो रेडी होकर बाहर जाने के लिए निकलती है कि तभी घर के बाहर उसे जुन मिल जाता है, जो उसे साथ में लंच करने के लिए बुलाता है। रियू समझ जाती है कि मॉम ने ये सब क्यों किया, और तभी स्योंगो अपने घर से साइकिल लेकर निकलता है और रियू को देखकर कहता है कि क्लास के लिए लेट नहीं हो जाओगी, इसीलिए जल्दी चलो, क्लास के लिए लेट नहीं हो जाओगी, इसीलिए जल्दी चलो। रियू
रियू भागकर उसके पास चली जाती है और साइकिल पे बैठकर दोनों कुकिंग क्लास के लिए निकल जाते हैं। उसके ड्रेसअप को देखने के बाद स्योंगो उससे कहता है कि तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों कर रखा है। स्योंगो कहता है ये तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है और ये तुमने अपने चेहरे पर क्या लगा रखा है। रियू उसे अपने फाउंडेशन के बारे में बताती है। स्योंगो कहता है कि तुम इतना सज धज कर निकली थी, शायद तुम्हें पता था कि तुम उससे मिलने वाली हो। रियू कहती है ये सब मेरी मॉम की प्लानिंग थी। ये सुन स्योंगो कहता है फिर आज से मैं उनका बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। रियू को ये बात सुनाई नहीं देती है तो रियू उससे पूछती है। इस पे स्योंगो कहता है कि मैंने कहा तुम कितनी अगली दिख रही हो। ये सुन रियू उसे पिंच करने लग जाती है। स्योंगो की साइकिल का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इस पर रियू उसे कसकर पकड़ लेती है और दोनों हैप्पी जा रहे थे। तभी कल रात की बात के बारे में दोनों को याद आता है। दोनों एक साथ ही कॉल के बारे में पूछने लग जाते हैं। रियू स्योंगो को पहले कहने के लिए कहती है तो स्योंगो कहता है कि जुन ऐसे ही तो नहीं आया होगा, क्या वो वापस तुम्हारे साथ आना चाहता है? आई मीन टू से तुम दोनों इतने साल साथ में थे, अचानक ब्रेकअप के बाद उसे फिर से देखकर तुम्हारी फीलिंग्स वापस आ सकती हैं। स्योंगो तो रियू को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था और कहता है वैसे भी तो तुम दोनों सिर्फ डेटिंग नहीं कर रहे थे, तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। ये सुन रियू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है करने को। स्योंगो फिर से शुरू हो जाता है तो रियू उसे साइकिल रोकने के लिए कहती है। स्योंगो अचानक ब्रेक लगाता है। इससे रियू का चेहरा उसकी पीठ पे लग जाता है और रियू की चेहरे का फाउंडेशन उसके जैकेट में लग जाता है। रियू तो गुस्से में उसकी साइकिल को लात मारकर वहाँ से चली जाती है। अब स्योंगो को रियलाइज होता है कि शायद उसे जुन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर क्लास में आकर तो रियू गुस्से में ही खाना बना रही थी। इधर स्योंगो ऑफिस आता है। लीना और म्योंगो उसके जैकेट पर फाउंडेशन का निशान देखते हैं। इसमें रियू के फेस का शेप भी आ गया था। इसे देखकर लीना पहचान लेती है कि ये किसी लड़की के फेस का फाउंडेशन है। म्योंगो कहता है शायद किसी लड़की ने उसे बैक से हक किया हो। तो दोनों गैस करने में लग जाते हैं कि वो कौन हो सकती है। म्योंगो कहता है कहीं तेही तो नहीं। तभी यहाँ पर तेही पहुँच जाती है जिसे देखकर लीना कहती है नहीं तेही नहीं हो सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तेही स्योंगो के साथ उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई थी, जहाँ स्योंगो तो अभी भी रियू और जुन के बारे में ही सोच रहा था। तो तेही भी उसे रियू का नाम लेकर थोड़ा टीज करने लग जाती है। इधर जब से यू बीमार हुई थी कांग जल्दी घर आ जाता था और उसे पिक करने के लिए उसके स्कूल भी चला जाता था। यू उससे पूछते कि आप हर दिन हाफ डे लेकर क्यों आ जाते हो, कि कंपनी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं एक वीक लड़की हूँ, हमेशा अपने डैड की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। कांग उसे समझाता है कि डोंट वरी हमें ऐसे छुट्टियां लेने की परमिशन है। वो कहती है कि मेरी कॉलेज जाने तक आप अच्छे से अपनी जॉब करो, फिर मैं काम करने लगूंगी तो फिर आप आराम से घर पे बैठ जाना, फिर मेरी जितनी फिक्र करनी हो कर लेना। हम अपने ऑफिस के पास के कन्वीनियंट स्टोर में लंच लेने आई थी। इसी तरह से कांग और यू भी घर जा रहे थे। तभी अचानक एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार के ओनर को हार्ट अटैक आने की वजह से बेहोश हो गया था। उसे देखकर मोयम भागकर जाती है और पास के शॉप से हैमर लेकर उसका शीशा तोड़कर दरवाजा ओपन करके उस आदमी को बाहर निकालती है। कांग को देखती है तो उसे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। उस आदमी को सीपीआर देने लग जाती है। काफी देर सीपीआर देने के बाद वो आदमी होश में आ जाता है। इस तरह मोयम उस आदमी की जान बचा लेती है। मोयम को ऐसा करते देख यू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इधर रियू जब कुकिंग क्लास से वापस आ रही थी उसे फिर से जुन मिलता है। रियू उसे इग्नोर करके जा रही थी तो जुन अपने पैर में दर्द होने का नाटक करता है, जिससे रियू उसे देखने के लिए वापस आती है। तो जुन फिर से उसे सॉरी वगैरह कह के मनाने लग जाता है और उसे एक और चांस देने के लिए कहता है, लेकिन रियू मना करके जाने लगती है। तो जुन उसे आखिरी बार साथ में खाना खाने के लिए चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इधर मोयम की ड्यूटी खत्म हो गई थी इसलिए वो घर आ रही थी। तभी बाहर उसे कांग और यू मिलते हैं तो मोयम भागकर यू से बात करने जाती है। यू उसे नीचे झुकने के लिए कहती है क्योंकि उसके गाल पर चोट लग गई थी, इसीलिए उस पे वो एक बैंडेड लगाती है, जिससे दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। क्योंकि आज यू को मोयम बहुत ही ज्यादा कूल लगी थी। अब ये लोग भी घर जा रहे थे इसीलिए वो मोयम को लिफ्ट देने की बात करते हैं। तो तीनों घर के लिए निकलते हैं। अब यू को थोड़ा फीवर था इसलिए कार में ये लोग एसी नहीं चला रहे थे। कांग को पसीना आ रहा था इसीलिए वो जैकेट उतार देता है। फिर कांग उसे बताता है कि आज यू तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, वो तो तुम्हें सुपर हीरो कह रही थी। मोयम कहती है कि फाइनली अब वो मुझसे नाराज नहीं है। कांग कहता है क्या तुम्हें ऐसे चोट लगती रहती है? मोयम कहती है हाँ कभी कभार लग जाती है। कांग पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? मोयम कहती है बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात का हमेशा डर रहता है कि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो मैं किसी को बचा नहीं पाऊंगी। और कहता है तुम सच में काफी ब्रेव हो, तुम्हें देखकर रियलाइज होता है कि हीरोज हमारे आसपास ही होते हैं। मोयम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी जॉब कर रही हूँ। मोयम उसे बताती है कि पर मैंने एक असली हीरो को देखा। एक दिन एक घायल इंसान को ले जाते हुए हमारा एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गया था
आगे वाले कार्स हम पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तब अचानक एक आदमी कार से निकला। उसने हमारे एम्बुलेंस के सामने से सारी गाड़ियों को उनके ओनर से बात करके साइड हटवा दिया। उसे देखकर मुझे लगा कि वही मेरे सपनों का राजकुमार है, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। पता नहीं वो कौन था, पर मैं उसे मड फ्लैट मैन बुलाती हूँ। कांग पूछता है इसका क्या मतलब है, तो मोयम कहती है कि उस आदमी ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके पीछे लिखा हुआ था लव यू मड फ्लैट। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ये सुनकर कांग शॉक्ड हो जाता है। वो अचानक से ब्रेक मारता है जिससे वो थोड़ा आगे झुक जाता है एंड कोइंसिडेंटली कांग ने वही टी शर्ट पहनी हुई थी। इसे देखकर मोयम शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। एक स्टोरी कवर करते हुए मैं एक एनवायरमेंटल ग्रुप से मिला था। इनका नाम था मड फ्लैट गार्डियन। उन्होंने ही मुझे ये टी शर्ट दिया था। मोयम कहती है कि इसका मतलब तुम उस आदमी को जानते होगे। अब कांग उसे कैसे बताए कि वो आदमी वही था, तो कांग कहता है कि मैं नहीं जानता, पर उस ग्रुप में सीनियर सिटीजन लोग ही थे। मोयम उस आदमी के बारे में बताने लग जाती है कि मैंने उसे पीछे से देखा था कि वो यंग था, लगभग हमारे ही एज का होगा। उसकी हाइट बिल्कुल तुम्हारे जितनी थी। इतना बोलते ही वो समझ जाती है कि वो आदमी कांग ही था। मोमेंट पे दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। मोयम ने उस आदमी को अपने सपनों का राजकुमार बोल दिया था। पहुंच ही गए थे तो जल्दी से मोयम कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस थी। कांग बाहर आकर मोयम को रोकता है। वो उसे कुछ देना चाहता था। वो हड़बड़ी में बैग से कुछ निकालने लगता है जिससे सारी चीजें बाहर निकलकर गिर जाती हैं। इससे मोयम उसकी हेल्प करने आती है और वो इतनी सारी मेडिसिन देखकर कहती है कि ये इतनी सारी मेडिसिन किस चीज के लिए। तब कांग बताता है ये तुम्हारे लिए है। मैं फार्मेसी गया था, उन्होंने बताया था कि डिफरेंट मेडिसिन लगानी पड़ेगी, इसीलिए वो हर एक मेडिसिन के बारे में उसे बताने लग जाता है। सारी मेडिसिन उसे देने के बाद कहता है कि प्लीज अपने आप को हर्ट मत होने देना। मोयम की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो मोयम भागकर घर के अंदर चली जाती है। उसकी हार्ट बीट और ज्यादा फास्ट होती जा रही थी। टीना एक जिम में वर्कआउट कर रही थी और सोच रही थी आज सुबह स्योंगू की जैकेट पे जो फाउंडेशन का निशान था वो रियू का ही था, इसीलिए वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी और अपने आप से कह रही थी कि मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। उन्हें देखकर मुझे डाउट हो गया था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन रियू का भाई आकर स्पीड कम कर देता है और लीना उसे जाने के लिए कहती है और फिर से स्पीड बढ़ा देती है। रियू का भाई फिर से स्पीड कम कर देता है और उससे कहता है कि तुम इतनी स्पीड से नहीं भाग पाओगी, तुम कोई चीता या टाइगर नहीं हो, इसलिए नॉर्मल स्पीड में भागो वरना तुम ये ट्रेडमिल भी खराब कर दोगी। इसी तरह थोड़ी देर बहस के बाद वो उसकी बात मान लेती है। इधर रियू घर आकर अपनी मॉम से पूछती है कि आपने ही जानबूझकर मुझे जुन के साथ बेचने के लिए तैयार होने के लिए कहा था ना। मॉम तो बहाने बनाने लग जाती हैं और उसे अपने साथ सोना चलने के लिए कहती हैं, लेकिन रियू मना कर देती है। जैसे ही वो जुन के बारे में कुछ कहने जा रही थी, मॉम सोना जाने का बहाना करके चली जाती है। तो रियू भी बाहर वॉक करने के लिए निकल आती है। तभी सामने से स्योंगो भी आ रहा था जो उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। लेकिन रियू तो अभी भी उस जुन की वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, इसलिए वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि ये किसी कुत्ते की आवाज है क्या। स्योंगो कहता है कि इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं है। रियू स्योंगो की बातों को सीरियसली नहीं लेती और चलते चलते काफी दूर चली आती है। तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो थोड़ी और तेजी से आगे जाने लगती है। उसके पीछे चलने की आवाज भी और थोड़ी तेज हो जाती है, इसीलिए रियू तो अचानक से सामने की गली में भागने लग जाती है और आगे रास्ता बंद था, इसीलिए पीछे मुड़ती है तो देखती है वो तो स्योंगो था। वो स्योंगो पे चिल्लाने लग जाती है। रियू कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गई थी, तुम्हें पता भी है। स्योंगो पूछता है तुम भाग क्यों रही थी। रियू कहती है पीछे से किसी के फॉलो करने की आवाज आ रही थी, इसलिए भागना पड़ा। और तुम इतने चुपचाप होकर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, मुझे बुला भी तो सकते थे ना। स्योंगो कहता है भागने से पहले तुम पीछे भी तो देख सकती थी। बिना देखे ही भागने लग गई। इस बात पे इनकी बहस शुरू हो जाती है। फिर स्योंगो कहता है पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम एक दूसरे को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, बहाने बनाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते, बस वही नहीं कह पाते हैं जो कहना होता है, इसीलिए मेन बात की जगह हम में झगड़े होते हैं। पिछली बार की तरह कल रात मैं तुम्हें जवाब देना चाहता था, जब मैंने गुस्से में तुम्हें कह दिया था कि तुम मेरा दिमाग खराब कर देती हो, उस दिन मैं तुम्हें बताना चाहता था। स्योंगो ने इतना कहा ही था कि रियू उसे रोक देती है और उससे कहती है कि अभी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कंप्यूटर में ओवरलोड की वजह से एरर हो जाता है, वैसे ही अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, इसलिए मैं अभी कोई भी बात सुनकर समझने की हालत में नहीं हूँ, इसीलिए बाद में बता देना। स्योंगो पूछता है बाद में। रियू कहती है बस बाद में, अभी मेरे लिए कुछ भी प्रोसेस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। स्योंगो कहता है उस जुन की वजह से। रियू कहती है नहीं, और भी बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। तो स्योंगो कहता है ठीक है, मैं अभी के लिए नहीं बताता, जब तक तुम्हारे एरर मैसेज क्लियर नहीं हो, जब तक तुम्हारे लिए सब कुछ समझना आसान होगा तब तक मैं रुकूंगा। तो रियू उसे कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन स्योंगो उसे रोककर कहता है तुम भी बाद नहीं बता, पर मुझे एक बात का जवाब दो, तुम उस जुन से क्या आगे भी मिलती रहोगी। इस पर रियू कहती है मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। स्योंगो पूछता है सच में नहीं। रियू कहती है हाँ सच में नहीं।
स्योंगो कहता है फिर ठीक है, फिर बहुत रात हो चुकी है इसीलिए घर चलते हैं। इस बार तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह दोनों घर चले आते हैं। अगले दिन स्योंगो की मॉम सोकर उठती क्योंकि आज इनका बर्थडे था, इसीलिए वो बहुत ही खुश लग रही थी। तो वो बाहर स्योंगो के डैड को देखते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी की वजह से वो जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। स्योंगो की मॉम तो उनसे कुछ बात ही नहीं कर पा रही थी। वो स्योंगो के रूम में जाती है उसे चेक करने के लिए। भी सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल चुका था, इसीलिए स्योंगो की मॉम थोड़ी अपसेट हो जाती हैं। वो को सुबह सुबह तेही ने बुलाया था उनके इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई हुई पहली केटली का डिजाइन दिखाने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा बना था और उसकी तारीफ करता है। लेकिन तेही को तो उसे और ज्यादा तारीफ सुननी थी। स्योंगो कहता है क्यों ना थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करें। तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ डैमेज पॉट्स पर, जिनके बारे में पूछने पर तेही बताती है कि कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं बनती। जैसे तुम जो प्लान करते हो वो हमेशा परफेक्ट रिजल्ट दे, वो जरूरी तो नहीं है। अगर हम ट्राई भी ना करें तो कैसे पता चलेगा। उसके बाद दोनों खाना खाने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में जाते हैं। इधर स्योंगो की माँ मिनिस्ट्री पहुंचती हैं, लेकिन ऑफिस में आज वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, इसीलिए इन्हें वापस आना पड़ता है। आते हुए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज करती हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आज रात का क्या प्लान है, क्योंकि ये जानना चाहती थी कि इनकी फ्रेंड्स को इनका बर्थडे याद है या नहीं। इधर मोयम काफी टायर्ड लग रही थी, जिसे उसे फिर से कांग की बात याद आती है कि अपना ख्याल रखना। याद आते ही उसकी फिर से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इवन मोयम तो ब्लश भी करने लग जाती है। मोयम के कलीग्स इस बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे गाल लाल क्यों लग रहे हैं। मोयम बहाना करके यहाँ से निकल जाती है। इधर कांग रिसर्च कर रहा था पैरामेडिक्स और फायर फाइटर्स के बारे में। इससे हमें पता चलता है कि काफी बार रेस्क्यू मिशन में मेडिक्स और फायर फाइटर्स को चोट लग जाती है, बार तो डेडली एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इस काम में उन्हें बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। एक सीनियर आकर उससे पूछती है कि पैरामेडिक्स के बारे में क्यों रिसर्च कर रहे हो। तो कांग बताता है कि मैं एक पैरामेडिक को जानता हूँ जो ऐसे ही अपनी लाइफ को रिस्क में डालती है। हर साल लगभग 300 से भी ज्यादा पैरामेडिक्स पर अटैक्स और असॉल्ट होते हैं, इसलिए वो इस टॉपिक पर कुछ लिखने का डिसाइड करता है। इधर स्योंगो और तेही जिस रेस्टोरेंट में आते हैं वहाँ पर रयू और जुन भी होते हैं। स्योंगो उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उन्हें साथ में देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। अब उनका साथ में बैठना ठीक नहीं होता, इसीलिए वो दोनों उनके पास वाली टेबल में जाकर बैठते हैं। सब लोग खाना शुरू करते हैं। तेही स्योंगो से खाने के बारे में पूछती है। स्योंगो कहता है अच्छा है। तेही कहती है थैंक गॉड तुम्हें पसंद तो आया। मैंने हमारी पिछली डेट के बाद इस दिन के लिए बहुत सारे एफर्ट किए। अब उनकी डेट की बात सुनकर रयू के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि उसे भी अच्छा नहीं लगा। तभी इधर जुन रयू के पास रखे हुए टिफिन बॉक्स के बारे में पूछता है कि इसमें क्या है। रयू से बताती है कि मैंने कुकिंग क्लास ज्वाइन की है और वहीं पे उसने जापचे बनाया था। जुन कहता है तुम कुकिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी करती हो, फिर कुकिंग क्लास ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। रयू बताती है कि मैं इसे एज अ प्रोफेशनल ज्वाइन करना चाहती हूँ। जुन कहता है फिर क्यों ना कुकिंग स्कूल ज्वाइन करो, इसके लिए कैलिफोर्निया बेस्ट रहेगा। इस पर रयू कहती है अभी मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा है। तभी जुन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बनाया हुआ जापचे ट्राई कर सकता हूँ। जो सुनकर इधर स्योंगो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे को देखकर तेही को समझ में आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है। रयू कहती है कि यहाँ पर बाहर का खाना अलाउड नहीं। तभी जुन एक वेट्रेस को बुलाता है, उससे कहता है कि एक स्पेशल पर्सन ने खास मेरे लिए कुछ बनाया, क्या मैं इसे खा सकता। वेट्रेस परमिशन दे देती है एंड वो वेट्रेस रयू को कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड तो काफी रोमांटिक है। जो सुनकर स्योंगो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि रयू ने वेट्रेस को बताया भी नहीं कि जुन उसका बॉयफ्रेंड नहीं। इधर जुन जैसे ही रयू का बनाया हुआ जापचे ट्राई करता है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसकी काफी तारीफ करने लग जाता है। देखते ही स्योंगो गुस्से में मीट को कट करने लग जाता है। वो देखते ही तेही कहती है कि मेरी पार्टनर कंपनी हम दोनों से मिलना चाहती है, इस वीकेंड तुम्हारे पास टाइम होगा। स्योंगो कहता है नहीं भी होगा तो मैं टाइम निकाल लूंगा। तो तेही बताती है कि मेरी एक फ्रेंड ने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछा था, तो मैंने उसे बता दिया कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, पर हम दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते। ये सुन रयू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्योंगो कहता है कि कुछ भी मत बोला करो और स्पेशली झूठ बिल्कुल भी मत बोला करो, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वालों से करता हूँ। जो लोग प्रॉमिस तोड़ते हैं ये भी एक झूठ की तरह ही है, जैसे प्रॉमिस तोड़ के सीक्रेटली किसी से मिलना। ये सुन रयू को खांसी आ जाती है, तो जुन उठकर उसे पानी देने जाता है, तो रयू उसे बैठ जाने को कहती है और बताती है कि मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जुन कहता है तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। ये सुन स्योंगो जुन को घूरने लग जाता है। रयू रेस्टरूम चली जाती है। वापस आते टाइम उसे स्योंगो लिफ्ट के सामने मिलता है। वो उससे पूछता है तुमने तो कहा था तुम इससे नहीं मिलोगी। रयू कहती है तुम्हें इससे क्या, और वैसे तुम यहाँ उसके साथ क्या कर रहे हो। स्योंगो कहता है तुम तो जानती हो हम दोनों कलीग्स हैं और साथ में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। रयू कहती है अच्छा तो काम के लिए होटल में खाना खाने के लिए आते हैं, बड़े महान बिजनेसमैन लगते हो तुम। स्योंगो पूछता है और तुम जिनके साथ तुम्हें कोई काम नहीं था उसके साथ ही खाना खाने आ गई। अब इनकी बहस चल ही रही थी, तभी यहाँ पर तेही
तेही आ जाती है और उसे एक वाइन गिफ्ट करती है। रियू मना करती है तो तेही कहती है कि फिर अपने बॉयफ्रेंड को दे देना। रियू कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अब ये तेही ने जानबूझकर ही कहा था, इसीलिए वो वाइन अपने पास रख लेती है। फिर सुंगो को लेकर चली जाती है। लिफ्ट में तेही कहती है कि मुझे लगा था मजा आएगा, साथ में काफी थ्रिलिंग भी था। सुंगो को बात समझ नहीं आती है तो तेही कहती है कि लव गेम्स मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। वैसे वो आदमी रियू के काफी क्लोज लग रहा था। सुंगो से सॉरी कहता है क्योंकि वो उसकी वजह से अच्छे से खाना नहीं खा पाई। तेही कहती है हाँ अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि मेरे सामने जो बैठा था उसकी नजर तो पीछे थी, फिर भी मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि इससे मैं कूल लगूंगी। इधर जाते हुए जुन फिर से रियू से मिलने की बात करता है लेकिन रियू उसे मना कर दे और पास के स्टेशन में उसे छोड़ देने के लिए कहती है। इधर सुंगो की मॉम के ग्रुप में रिप्लाई आते हैं लेकिन कोई भी उन्हें बर्थडे विश नहीं करता है, बल्कि शॉप में आकर आइस मेल्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। जो सुन सुंगो की मॉम थोड़ी नाराज होती है क्योंकि इनके फ्रेंड्स को भी इनका बर्थडे याद नहीं था। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए उनकी शॉप में पहुंचती हैं, जहां उन्हें सरप्राइज मिलता है क्योंकि इनकी फ्रेंड्स ने तो इनकी बर्थडे की तैयारियां की थी, जो देख ये काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि इन्हें लगा था कि किसी को इनका बर्थडे याद नहीं है। उसके बाद ये लोग सुंगो की मॉम से सुंगो के डैड के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया। सुंगो की मॉम बताती हैं कि उन्हें इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल जल्दी जाना पड़ा, तभी इन्हें किसी का मैसेज आता है। इधर सुंगो के डैड हॉस्पिटल में सारा काम खत्म करके अपनी वाइफ के बर्थडे को विश करने के लिए भागते हुए आते हैं। बहुत सारे फ्लावर शॉप में जाते हैं अपनी वाइफ का फेवरेट फ्लावर लेने के लिए। उन्हें एक शॉप में उनके फेवरेट फ्लावर मिल जाते हैं जिन्हें लेकर वो घर के लिए निकलते हैं। इधर सुंगो अपने स्कूल आया था, जहां हमें पता चलता है कि सुंगो को ये जिम रेनोवेट करने का टेंडर मिल गया है। प्रिंसिपल पूछती है कि तुमने ये बात रियू को बताई या नहीं, और अगर नहीं बताई है तो फिर उसे तुरंत बता दो। सुंगो कहता है शायद उसे याद भी नहीं होगा। प्रिंसिपल उसे बताती है कि किसने कहा कि उसे याद नहीं होगा। प्रिंसिपल कहती है किसने कहा उसे याद नहीं होगा, उसने मुझे कितनी बार कॉल किया, तुम्हें पता भी नहीं है। इस रीडिंग का रिजल्ट जानने के लिए जो सुन सुंगो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर तेई और मोएम की बातों को याद करता है जब उन्होंने कहा था कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो रियू को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कैसे पता चलेगा। इसके बाद वो हिम्मत करके डिसाइड करता है कि वो रियू को अपनी फीलिंग्स बता देगा। इसके बाद वो रियू को कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ हो। रियू बताती है कि वो उसके डैड की शॉप में है। सुंगो उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। इधर सुंगो के डैड अपने घर के पास पहुंच जाते हैं, तभी वो अपनी वाइफ को किसी आदमी के साथ देखते हैं, जिन्हें देखकर इनके हाथ से फूल छूटकर गिर जाते हैं। इधर भागते हुए सुंगो के वॉइस ओवर में हमें बताया जाता है कि याद करूं तो मेरे पास बहुत सारे चांस थे रियू को अपनी फीलिंग्स बताने के। ग्रेजुएशन डे पर भी उसको नहीं बता सका। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक दिन कॉलेज के बाद आइसक्रीम खा रहे थे। रियू काफी तैयार होकर आई थी। सुंगो के पूछने पर उसने बताया था कि वो सीनियर्स के साथ ग्रुप डेट पे जा रही थी। ये सुनकर सुंगो को पहली बार जेलसी हुई थी, जिससे वो उसकी आइसक्रीम उसके मुंह पे लगा देता है। फिर इसके बाद जब सुंगो ने उसे बताने का सोचा, तब तक रियू का यूएस की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था, जहाँ जाने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तब भी वो नहीं बता सका था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, सुंगो भागते हुए रियू के डैड के शॉप में पहुंच जाता है। रियू पूछती है तुम कहाँ से भागते हुए आ रहे हो। सुंगो उसे रोकते हुए कहता है कि आज मेरी बात सुन लो, मैंने कहा था ना मैं वेट करूंगा, बाद में बताऊंगा, पर मुझसे नहीं हो रहा है, मैं और वेट नहीं करना चाहता। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा दिमाग खराब कर देती हो, मुझे पागल कर देती हो, मैं कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू रियू। इस सीन के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है।